नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम भारत में बीमा की दुनिया के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात करने वाले हैं। जी इंश्योरेंस रेगुलेशंस यानी बीमा के नियम कायदे। बिल्कुल। हमारे पास जानकारी का स्रोत है इंडियाज इंश्योरेंस रेगुलेटरी लैंडस्केप एंड एजेंट कंडक्ट के कुछ खास अंश। और आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम समझे कि आखिर ये नियम कायदे क्यों हैं, कौन बनाता है इन्हें, और सबसे जरूरी ये हम जैसे पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा मतलब सुरक्षा कैसे करते हैं। सही बात है। क्योंकि बीमा देखा जाए तो है क्या, कानून का सहारा लिए हुए एक वादा ही तो है ना। बिल्कुल एक वादा। और अक्सर लोगों के मन में सवाल होते हैं, क्या ये कंपनी ठीक है, भरोसे लायक है, हाँ ये आम चिंताएं हैं। क्लेम मिलेगा या नहीं, एजेंट जो बता रहा है वो सही है। जी जी तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब इन नियमों के आईने में देखने की कोशिश करेंगे। जरूर। इतनी जरूरत क्यों है, इनका असली मकसद क्या है। देखिए, इसका जो सबसे मेन मकसद है ना, वो है पॉलिसी धारक का संरक्षण, मतलब उसकी सुरक्षा। अच्छा। बीमा कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक कानूनी अनुबंध है, एक तरह का वादा है जो कंपनी भविष्य में पूरा करने का वचन देती है। और सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो ऐसे वादों को निभाने लायक बनाए और अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करे। तो मतलब ये नियम एक तरह से भरोसे की गारंटी जैसे हुए। बिल्कुल, भरोसे की गारंटी हैं। और यहीं पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI हाँ, IRDAI की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। IRDAI ये पक्का करता है कि बीमा कंपनियां आर्थिक रूप से मजबूत हों। अच्छा। जिसे हम कहते हैं शोधन क्षमता या सॉल्वेंसी, हाँ। ताकि वो भविष्य में आने वाले दावों का पैसा आसानी से दे सकें। IRDAI सिर्फ लाइसेंस नहीं देता, नहीं, वो कंपनियों के रजिस्ट्रेशन से लेकर वो पैसा कहाँ लगा रही हैं, निवेश कहाँ कर रही हैं, उनका हिसाब किताब कैसा है, इन सब पर लगातार नजर रखता है। और पारदर्शिता का क्या मतलब, ट्रांसपेरेंसी। कई बार डर लगता है कि पॉलिसी के कागजात ने कुछ बारीक अक्षरों में ना लिखा हो जो बाद में दिक्कत करे। ये चिंता बिल्कुल जायज है, और इसीलिए IRDAI पॉलिसी के शब्दों को, उनकी दरों को, यहाँ तक कि उनके विज्ञापनों को भी जी हाँ, विज्ञापनों को भी बारीकी से जांचता है और उन्हें मंजूरी देता है। अच्छा। मकसद साफ है, कोई छिपी हुई शर्त ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिसका फायदा उठाकर कंपनी बाद में दावा देने से मना कर दे। सब कुछ साफ और स्पष्ट। ये तो हुई कंपनी की बात, पर सीधे तौर पर हम ग्राहकों की सुरक्षा के लिए IRDAI क्या करता है। कई ठोस कदम हैं। जैसे IRDAI ने नियम बनाए हैं कि क्लेम का निपटारा जल्दी होना चाहिए, तेजी से। अगर किसी पॉलिसी धारक को कंपनी से कोई शिकायत है तो उसकी सुनवाई के लिए भी एक पूरा सिस्टम है। शिकायत के लिए कहाँ? हाँ, पहले कंपनी के लेवल पर, और अगर वहां बात ना बने तो IRDAI के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, मतलब ग्राहक अपनी आवाज उठा सकता है। बिल्कुल उठा सकता है। इसके अलावा IRDAI ये भी देखता है हाँ। कि बीमा सिर्फ शहरों तक ही ना रहे। अच्छा। हाँ, मतलब ग्रामीण इलाकों तक पहुंचे, कमजोर वर्गों तक पहुंचे। इसके लिए वो कंपनियों को निर्देश देता है। और एक और जरूरी बात जी, बीमा बेचने और सर्विस देने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे एजेंट, कॉर्पोरेट एजेंट, ब्रोकर, सर्वेक्षक, यहाँ तक कि TPA यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, TPA जो हेल्थ इंश्योरेंस में होते हैं। बिल्कुल, ये सभी IRDAI से लाइसेंस लेकर ही काम कर सकते हैं। और उनके नियमों के दायरे में ही काम करना होता है। कोई भी ऐसे ही बीमा नहीं बेच सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिना लाइसेंस के नहीं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे खेल में एक रेफरी होता है ना। हाँ, जो देखता है कि सब नियम से खेलें, कोई बेईमानी ना करे। बीमा बाजार में वही काम IRDAI कर रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। ये नियामक ढांचा ही है जो बीमा बाजार में निष्पक्षता और सबसे जरूरी विश्वास बनाए रखता है। तो ये तो हुई नियमों की अहमियत। अब जरा ये देखते हैं कि भारत में नियमों का ढांचा कैसे बना है। कौन से मुख्य कानून हैं जो इस पूरे सिस्टम की नींव है। देखिए, मुख्य रूप से 2 कानून हैं जो इस पूरे ढांचे को संभालते हैं। हाँ। पहला, जो काफी पुराना और बुनियादी कानून है, बीमा अधिनियम 1938 1938 का एक्ट। जी। और दूसरा है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम यानी IRDAI एक्ट 1999। IRDAI एक्ट। हाँ, इसी एक्ट ने IRDAI को बनाया एक स्वतंत्र नियामक संस्था के तौर पर। तो पहले 1938 वाले बीमा अधिनियम की बात करते हैं। ये इतना पुराना कानून आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये कानून, जो असल में 1939 से लागू हुआ, भारत में बीमा बिजनेस की, आप कह सकते हैं कि बुनियाद है। अच्छा। ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि ये वो सिद्धांत हैं जो बीमा कंपनियों को जिम्मेदार बनाते हैं। जिम्मेदार किन मायनों में? कई मायनों में। जैसे
ये कानून तय करता है कि कोई कंपनी बीमा का बिजनेस कैसे शुरू कर सकती है, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह। हाँ। उसके पास हमेशा कितनी पूंजी होनी चाहिए, सॉल्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ताकि वो दावे चुका सकें। पैसे की गारंटी। हाँ, ये नियम बनाता है कि कंपनियां पॉलिसी धारकों से मिला पैसा कहाँ और कैसे लगा सकती हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी जोखिम भरा निवेश कर दिया। अच्छा। कंपनियों को नियमित ऑडिट कराना होता है, अपनी सारी फाइनेंशियल जानकारी IRDAI को देनी होती है। यानी कंपनियों पर काफी नजर रखी जाती है। हाँ, और ये पॉलिसी धारकों के भले के लिए है। इसी कानून में ये भी है कि कंपनियों की ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। अच्छा। पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी किसी और को सौंप सकता है, मतलब असाइनमेंट, या किसी को नॉमिनी बना सकता है। इसके नियम भी इसी में है। एजेंटों को लाइसेंस कैसे मिलेगा, उनका कमीशन कितना होगा, ये नियम भी 1938 के एक्ट से ही आते हैं। एजेंटों के लिए भी नियम है इसमें? बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी बात, प्रीमियम पर किसी भी तरह की अवैध छूट, जिसे रिबेट कहते हैं, उस पर पाबंदी है। धारा 41 है इसकी। रिबेट पर पाबंदी, इस पर हम आगे और बात करेंगे। हाँ, जरूर। साथ ही ये भी जरूरी है कि पॉलिसी शुरू होने से पहले पूरा प्रीमियम जमा हो जाए। धारा 64 VB। अच्छा, पहले प्रीमियम फिर पॉलिसी। जी। और बड़े दावों के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षक से नुकसान का आकलन करवाना भी इसी कानून में है। धारा 64 UM। तो ये सब मिलकर पॉलिसी धारक को सुरक्षा का एक घेरा देते हैं। तो 1938 का कानून तो नींव का पत्थर हो गया। फिर IRDAI अधिनियम 1999 की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, समय बदला, बीमा बाजार बढ़ा, खासकर जब निजी कंपनियां वापस आईं, तो जरूरत महसूस हुई एक स्वतंत्र पावरफुल रेगुलेटर की। इसीलिए 1999 में IRDAI एक्ट पास हुआ और फिर साल 2000 में IRDAI की स्थापना हुई। एक डेडिकेटेड बॉडी। हाँ, एक समर्पित संस्था। और इस एक्ट का मकसद क्या है, वो इसकी प्रस्तावना में ही साफ लिखा है। क्या लिखा है? पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग को रेगुलेट करना, उसे बढ़ावा देना और ये देखना कि उसका विकास सही दिशा में हो, व्यवस्थित विकास। तो IRDAI इस एक्ट के तहत करता क्या है, मतलब प्रैक्टिकली? IRDAI इस एक्ट से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत सारे नियम और दिशा निर्देश बनाता है, जिन्हें रेगुलेशंस कहते हैं। अच्छा। ये नियम तय करते हैं कि पॉलिसी बेचते समय कंपनियों और एजेंटों को क्या बताना है, क्या नहीं, पॉलिसी जारी होने के बाद ग्राहक सेवा कैसी देनी है, दावे कितनी जल्दी और कैसे निपटाने हैं। IRDAI कंपनियों के खर्चों पर भी नजर रखता है, ताकि वो फिजूल खर्ची ना करें और उनके पास हमेशा पॉलिसी धारकों के दावों को चुकाने के लिए पैसा रहे, मतलब वो आर्थिक रूप से मजबूत रहें। तो ये दो मुख्य कानून हो गए। इनके अलावा भी कोई और कानून है जो बीमा से जुड़े हैं? हाँ, कई और भी हैं जो खास तरह के बीमा या स्थितियों पर लागू होते हैं। जैसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम है, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम, मोटर व्हीकल्स एक्ट, जिसमें थर्ड पार्टी मोटर बीमा जरूरी है। हाँ, वो तो सबको पता है। जीवन बीमा निगम अधिनियम यानी LIC एक्ट है, ESI एक्ट है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है। ये सब मिलके भारत के बीमा नियमों के ढांचे को काफी मजबूत और व्यापक बनाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नियम सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, ये उन एजेंटों के लिए भी उतने ही लागू होते हैं जिनसे हम में से ज्यादातर लोग बीमा खरीदते हैं। बिल्कुल। हमारे लिए तो बीमा एजेंट ही कंपनी का चेहरा होता है ना? सही कहा। ज्यादातर लोगों के लिए वही पहला संपर्क होते हैं। और जैसा आपने पहले बताया, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 के तहत उनके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। एकदम अनिवार्य। बिना वैध लाइसेंस के कोई व्यक्ति बीमा एजेंट का काम कर ही नहीं सकता। और लाइसेंस पाने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? एक तो बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए, आमतौर पर 10वीं या 12वीं पास, ये इलाके पर निर्भर करता है। और क्या कोई ऐसा भी है जो लाइसेंस नहीं ले सकता, मतलब अयोग्य कौन है? हाँ, कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी हैं, जैसे कोई नाबालिग है या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो एजेंट नहीं बन सकता। सबसे जरूरी, अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, खासकर धोखाधड़ी, गबन, जालसाजी जैसे मामलों में, तो उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर कोई बेईमानी या धोखाधड़ी में शामिल पाया गया है तो भी वो अयोग्य है। यानी ईमानदारी तो पहली शर्त है। बिल्कुल, इसके बिना तो बात ही नहीं बनती। फिर एजेंट बनने से पहले एक तय घंटों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी होती है। ट्रेनिंग? जी हाँ, ट्रेनिंग। और उसके बाद IRDAI से मान्यता प्राप्त संस्था की परीक्षा पास करनी होती है। परीक्षा भी देनी पड़ती है? हाँ, इस ट्रेनिंग और परीक्षा का मकसद यही है कि एजेंट को बीमा उत्पादों, नियमों, कानूनों की सही और पूरी जानकारी हो। लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया क्या होती है, अगर छोटे में बताएं तो?
आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई बीमा कंपनी उम्मीदवार को ट्रेनिंग के लिए स्पॉन्सर करती है। अच्छा। ट्रेनिंग और परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार कंपनी के एक नामित व्यक्ति या डेजिग्नेटेड पर्सन के जरिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। लाइसेंस कुछ सालों के लिए मिलता है, जैसे 3 साल, और फिर उसे रिन्यू कराने के लिए दोबारा कुछ घंटों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और अगर कोई एजेंट गड़बड़ करे तो इसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है, अगर वो अयोग्य हो जाता है या नियमों का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो लाइसेंस प्रक्रिया ये पक्का करती है कि एजेंट कम से कम क्वालिफाइड हो। लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद क्या उनके बर्ताव के लिए भी कोई नियम है? हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। IRDAI ने एजेंटों के लिए एक विस्तृत आचार संहिता बनाई है, कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता। जी। इसमें साफ साफ बताया गया है कि एक एजेंट को क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एजेंट और ग्राहक के बीच भरोसे का रिश्ता बनाने का तरीका है। तो क्या है वो मुख्य बातें जो एक एजेंट को करनी चाहिए? उसके डूज क्या हैं? सबसे पहले पारदर्शिता। एजेंट को हमेशा शुरू में अपना और अपनी बीमा कंपनी का सही परिचय देना चाहिए। ग्राहक मांगे तो अपना लाइसेंस दिखाना चाहिए। ग्राहक की जरूरत को ध्यान से समझना चाहिए और फिर उसे सही उत्पाद की पूरी जानकारी ईमानदारी से देनी चाहिए। इसमें फायदे भी बताएं और सीमाएं भी। सिर्फ अच्छी बातें नहीं। बिल्कुल नहीं, पूरी तस्वीर। अगर ग्राहक पूछे तो उसे मिलने वाले कमीशन के बारे में भी बताना चाहिए। सही प्रीमियम बताना, प्रपोजल फॉर्म में सही जानकारी भरने के महत्व को समझाना, ये सब उसकी जिम्मेदारी है। और पॉलिसी बिकने के बाद ग्राहक सेवा के लिहाज से एजेंट का काम सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं है, उसे पॉलिसी जारी होने के बाद भी ग्राहक की मदद करनी चाहिए। जैसे पते में बदलाव करवाना है, नॉमिनी बदलना है, या सबसे जरूरी दावा करने में मदद करना। हाँ, क्लेम के समय तो बहुत जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। एक अच्छा एजेंट सिर्फ पॉलिसी बेचकर गायब नहीं होता, वो क्लेम फाइल करने में भी ग्राहक को गाइड करता है। ग्राहक को प्रीमियम भरने की तारीख याद दिलाना, चाहे फोन पर या लिखकर, ये भी अच्छी सेवा का हिस्सा है। और एक और बात, अगर एजेंट को ग्राहक की किसी ऐसी आदत या बात का पता चले जो बीमा कंपनी के लिए जानना जरूरी है, जैसे कोई रिस्क वाली बात। हाँ, जैसे कोई जोखिम भरी आदत या स्वास्थ्य की कोई छुपी हुई जानकारी, तो उसे गोपनीय तरीके से कंपनी को बताना चाहिए। इसे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। ये तो हुई करने वाली बातें, डूज। हाँ। अब उन चीजों पर आते हैं जो एक एजेंट को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, डोंट्स। ये शायद ज्यादा जरूरी है जानना। बिल्कुल, गलतियों से बचने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सीधी बात, बिना वैध लाइसेंस के काम करना, ये गैर कानूनी है। ठीक है। या गैर पेशेवर व्यवहार, ये सब सख्त मना है। और कंपटीशन के मामले में एजेंट को किसी दूसरे एजेंट के लाए हुए बीमा प्रस्ताव में गलत तरीके से टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अच्छा। और सबसे अहम, उसे कंपनी द्वारा तय दरों या शर्तों के अलावा कोई अपनी तरफ से छूट या फायदा ग्राहक को ऑफर नहीं करना चाहिए। यहीं पर वो रिबेट वाली बात आ जाती है। बिल्कुल, यहीं पर धारा 41 का उल्लंघन होता है। और कोई गंभीर क्या न करें? हाँ, कुछ और बहुत गंभीर बातें हैं। किसी भी हालत में दावा पास होने पर लाभार्थी से उसके पैसे में से हिस्सा मांगना या लेना, ये एकदम अनैतिक और गैर कानूनी है। ये तो बहुत ही गलत है। बहुत गलत। एक और गलत प्रैक्टिस है जिससे ट्विस्टिंग कहते हैं। ट्विस्टिंग, ये क्या है? मतलब ग्राहक को उसकी मौजूदा पॉलिसी, जो अभी शायद 3 साल पुरानी भी ना हुई हो, बंद करवाकर एक नई पॉलिसी लेने के लिए मजबूर करना, अक्सर सिर्फ अपना कमीशन बनाने के लिए। ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर किसी एजेंट का लाइसेंस रद्द हो जाता है तो वो अगले 5 साल तक नए लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। 5 साल तक बैन? जी। और कोई भी एक्टिव एजेंट किसी बीमा कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, ताकि हितों का टकराव न हो। सोचिए, अगर कोई एजेंट पॉलिसी की कमियां छिपाए और सिर्फ फायदे ही फायदे गिनाए, तो वो न सिर्फ इस आचार संहिता को तोड़ रहा है, बल्कि ग्राहक का भरोसा भी तोड़ रहा है। एजेंटों की बात करते हुए 2 शब्द और हैं जो अक्सर सुनने में आते हैं। एक तो प्रतिकूल चयन, एडवर्स सिलेक्शन, और दूसरा रीबेट। ये क्या है और पॉलिसी धारक के लिए इनका क्या मतलब है? प्रतिकूल चयन, जिसे एंटी सिलेक्शन भी कहते हैं, ये बीमा कंपनियों के लिए एक बड़ा जोखिम है। जोखिम? कैसा जोखिम? ये तब होता है जब बीमा खरीदने वाला व्यक्ति जानबूझकर अपने स्वास्थ्य या अपनी नौकरी या अपनी आदतों से जुड़े किसी जरूरी तथ्य को छिपाता है या गलत जानकारी देता है। लोग ऐसा क्यों करते हैं
और इसका नतीजा क्या होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि इससे उनका प्रीमियम कम हो जाएगा या उनकी पॉलिसी आसानी से मंजूर हो जाएगी। हाँ, शायद। लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि बीमा कंपनी अनजाने में एक ऐसे व्यक्ति को बीमा दे देती है जिसका जोखिम सामान्य से कहीं ज्यादा है। अच्छा। देखिए, बीमा का पूरा कारोबार परम सद्भाव यानी अटमोस्ट गुड फेथ के सिद्धांत पर चलता है। परम सद्भाव? हाँ, मतलब दोनों पक्षों को, बीमा कंपनी और ग्राहक, एक दूसरे को सारी जरूरी जानकारी पूरी ईमानदारी से देनी होगी। हाँ। अगर बाद में, मान लीजिए क्लेम के समय, पता चलता है कि ग्राहक ने जानबूझकर कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी, तो बीमा कंपनी का अधिकार है कि वो दावा खारिज कर दे। क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इसीलिए पॉलिसी लेते समय हमेशा पूरी और सच्ची जानकारी देना ग्राहक के अपने ही हित में है। लंबे समय में ये फायदेमंद रहता है। ये तो हुई जानकारी छिपाने की बात। अब आते हैं रिबेट पर, छूट पर। बीमा अधिनियम की धारा 41 इसी के बारे में है। ये नियम क्यों बनाया गया है? छूट तो अच्छी लगती है। धारा 41 बहुत साफ है। ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब आमतौर पर एजेंट या कंपनी का कोई कर्मचारी, किसी को बीमा खरीदने के लिए या रिन्यू कराने के लिए या जारी रखने के लिए लुभाने के इरादे से प्रीमियम में या अपने कमीशन में से कोई छूट, मतलब रिबेट, नहीं दे सकता, चाहे वो सीधे दे या किसी और तरीके से। कोई छूट नहीं। जी। और इसी तरह कोई भी ग्राहक पॉलिसी लेते समय ऐसी कोई छूट ले नहीं सकता। ये दोनों तरफ लागू होता है। देना भी मना है, लेना भी मना है। लेकिन अगर एजेंट खुद अपने लिए पॉलिसी ले तो उसे जो कमीशन मिलता है, क्या वो रिबेट माना जाएगा? नहीं, उसमें एक अपवाद है। अगर कोई एजेंट अपने जीवन पर पॉलिसी लेता है और कुछ शर्तें पूरी करता है, जैसे कि वो एक असली एक्टिव एजेंट है और कुछ खास नियमों का पालन करता है, तो उसे मिलने वाले कमीशन को रिबेट नहीं माना जाएगा। अच्छा। लेकिन किसी और ग्राहक को प्रीमियम का कोई हिस्सा वापस देना या कमीशन में से हिस्सा देना, ये पूरी तरह मना है, सिवाय उन छूटों के जो कंपनी ने बाकायदा अपने प्रोस्पेक्टस या विज्ञापन में बताई हों। और अगर कोई ये नियम तोड़े तो जुर्माना लग सकता है। पहले ये 500 रुपए तक था, शायद अब बदल गया हो, लेकिन सजा का प्रावधान है। पर ये नियम क्यों? आपने कहा छूट लेना देना मना है। ग्राहक को तो फायदा ही है अगर छूट मिले। देखने में शायद ऐसा लगे, लेकिन ये नियम बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर एजेंट छूट देने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? ग्राहक शायद सबसे अच्छी पॉलिसी या अपनी जरूरत के हिसाब से पॉलिसी चुनने के बजाय उस एजेंट से पॉलिसी खरीदेगा जो सबसे ज्यादा छूट दे रहा है। हाँ, ये हो सकता है। इससे बाजार में गलत कंपटीशन बढ़ेगा और सबसे खतरनाक, इससे गलत बिक्री यानी मिस सेलिंग को बढ़ावा मिलेगा। मिस सेलिंग? हाँ, एजेंट सिर्फ अपना कमीशन बनाने के चक्कर में ग्राहक को ऐसी पॉलिसी बेच सकता है जिसकी उसे जरूरत ही नहीं है या जो उसके लिए सही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो छूट का लालच दे रहा है। अच्छा, ये बात है। ये नियम पक्का करता है कि बीमा खरीदने का फैसला ग्राहक की जरूरत और पॉलिसी की क्वालिटी पर आधारित हो, न कि किसी अवैध छूट या लालच पर। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि ये जो बीमा के नियम कायदे हैं, ये सिर्फ कंपनियों या एजेंट्स के लिए बोझ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये पूरे बीमा सिस्टम में भरोसे को बनाए रखने का, उसे मजबूत करने का एक तंत्र है। सही कहा। संक्षेप में कहें तो ये नियम पक्का करते हैं कि बीमा कंपनियां अपना वादा निभाएं, एजेंट ईमानदारी से अपना काम करें और सबसे जरूरी, हम पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा हो। बिल्कुल, ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। नियम ग्राहकों की रक्षा तो करते हैं, लेकिन साथ ही, जैसा हमने प्रतिकूल चयन वाले मामले में देखा, ग्राहकों से भी ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं। हाँ, ये दो तरफा रास्ता है। जी। और एजेंट की भूमिका भी बड़ी संतुलन वाली है। उसे कंपनी के लिए बिजनेस भी लाना है और ग्राहक के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। और इन नियमों को जानना हम पॉलिसी धारकों को भी मजबूत बनाता है ना? बहुत ज्यादा। अगर हमें अपने अधिकार पता हो, एजेंट की जिम्मेदारियां पता हो, तो हम बेहतर सवाल पूछ सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर शिकायत भी कर सकते हैं। हाँ, और किसी भी गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। IRDAI एक प्रहरी की तरह, एक वॉचडॉग की तरह इस पूरे सिस्टम पर नजर रखता है ताकि सब कुछ ठीक से चले। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत और बीमा जैसे क्षेत्र जो इतना ज्यादा विश्वास पर आधारित है, उसकी जटिलता को देखते हुए एक विचार मन में आ रहा है। बताइए। कि भविष्य में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ब्लॉकचेन है, ये सब बीमा रेगुलेशन और ग्राहक संरक्षण के इस पूरे सीन को और कैसे बदल सकती है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या ये प्रक्रिया को और पारदर्शी बना पाएंगी और कुशल? क्या दावे और जल्दी सेटल होंगे? एजेंट की भूमिका बदलेगी? ये सोचने वाली बात है। निश्चित तौर से टेक्नोलॉजी का असर तो पड़ेगा ही। ये देखने वाली बात होगी कि कैसे। बिल्कुल।
इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।